हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 8 आय या उत्पादन का अल्पकालीन संतुलन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, आउटपुट और इनकम। ये जो चैप्टर है आपका, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लायर, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणक, और एमपीसी एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये जो आप टॉपिक पढ़ते हैं उस वही चैप्टर है, उसी का ये चैप्टर है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, आउटपुट और इनकम। ठीक है, तो इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और आप लोग को पता होगा कि 2021 में 40 मार्क्स का आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेते हो, मैं पूरा बुक का बढ़िया से आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। अगर अच्छे से आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव का ही सिर्फ वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो, याद रखते हो, तो इजीली आप लोग पास हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स भी नहीं कटता, स्पेलिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इजिली आप अगर सही टिक आउट करोगे तो आपको आंसर मिल जाता है, देख के ही लिखना होता है कि ये इसका आंसर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आय निर्धारण के केंज सिद्धांत का निम्नलिखित मान्यता है। आय निर्धारण का केंज का जो सिद्धांत होता है उसकी मान्यता क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें से चुन के, ठीक है। फॉलोइंग इज द असम्पशन ऑफ द केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमाइंड। इनकम डिटर्मिनेशन का जो केनेजियन थ्योरी है उसका अजम्पशन बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है। दीर्घकाल की मान्यता, अजम्पशन ऑफ लॉन्ग रन, या फिर ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, द इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी, या फिर ऑप्शन सी है कीमत के संदर्भ में समग्र पूर्ति पूर्णता बेलोचदार होती है, या फिर ऑप्शन डी है अल्पकाल में सामान्य कीमत स्थिर होती है, द जनरल प्राइस लेवल इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। तो केनीजियन थ्योरी जो है इनकम डिटर्मिनेशन का, आय निर्धारण का जो केन्स का सिद्धांत है उसकी मान्यता, अजम्पशन क्या है, अल्पकाल में सामान्य कीमत स्थिर होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द जनरल प्राइस लेवल इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। अच्छे से प्रोनाउंस करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग ध्यान से सुन भी लोगे, 4 ऑप्शंस बता रही हूँ साथ में आंसर भी, तो आप लोग को एग्जाम के टाइम में याद आ जाएगा कि हाँ मैम ये क्वेश्चन का ये आंसर बोली थी, ठीक है। तो आप लोग उसको करके आ जाओगे। बहुत ही ईजी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिए ही होते हैं, थोड़ा बहुत भी आप लोग रीड करते हो तो आ जाता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, केन्स के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा एक आय के संतुलन का निर्धारक तत्व है। Which one of the following is the determining factor of equilibrium income in Keynesian viewpoint? ठीक है, यानी केन्स जो होते हैं उनका व्यू पॉइंट में कौन सा जो है वो इक्विलिब्रियम इनकम का डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ठीक है, निर्धारक तत्व है। समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, ये ऑप्शन भी दिया, समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई, ये ऑप्शन सी दिया है। ए तथा बी दोनों, बोथ है एंड बी, यानी समग्र मांग भी और समग्र पूर्ति भी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई ही नहीं, नन ऑफ द अबव। केन्स के दृष्टिकोण से आय का संतुलन का निर्धारक तत्व क्या होता है, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन केनेजियन व्यू पॉइंट, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक गुणक की अवधारणा के संबंध में सत्य नहीं है। यानी गुणक की जो अवधारणा होती है उसके बारे में कौन सा एक तथ्य है, स्टेटमेंट है जो कि सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें उसके लिए इनमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है। देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुणक प्रत्यक्ष रूप में एमपीसी से संबंधित है, मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी, ये ऑप्शन बी दिया है, गुणक एमपीएस से विलोमात्मक संबंधित है, मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस, ये ऑप्शन सी दिया है, एमपीएस का ऊंचा मान गुणक का ऊंचे मान होता है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस,
हायर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ये ऑप्शन डी दिया है। एमपीसी का निम्न मान होने पर गुणक का भी निम्न मान होता है। लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, लोअर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसमें से गुणक का जो अवधारणा है उसके बारे में कौन सा जो तथ्य है वो सही नहीं है। मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपीएस का ऊंचा मान गुणक का ऊंचे मान होता है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस, हायर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी अगर एमपीएस का वैल्यू ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर का गुणक का भी वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एमपीएस ज्यादा है तो गुणक भी ज्यादा होगा। ठीक है, एमपीएस माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा है आपसे। यदि एमपीएस का मूल्य 0.25 है तब गुणक का मान है। इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस इक्वल्स 0.25 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा। एमपीएस का वैल्यू दिया है, आपको बोला है मल्टीप्लायर का बताने के लिए गुणक का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए 4, 5, 3 या 2.5, 2.5। तो इसको सॉल्व करके निकालना सही रहेगा, तुक्का तो नहीं लगा सकते हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो एमपीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एमपीएस इक्वल्स दिया हुआ है 0.25 एंड क्या पूछा है आपसे, गुणक का मान, है ना, मल्टीप्लायर। तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं के से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, के इक्वल्स व्हाट, क्योंकि के का फॉर्मूला होता है गुणक का, गुणक बराबर होता है के इक्वल्स 1/एम ठीक है, तो 1/एमपीएस का वैल्यू कितना है 0.25। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाए, उसके बाद कितना डिजिट है 1, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 0 लगा दिए। अब 25 है, 25 4 100 हो जाएगा ना। 25 का पहाड़ा में 4 बार में 100 कट गया। तो अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 4। गुणक का मान क्या होगा 4। कैसे हुआ, क्योंकि एमपीएस का वैल्यू दिया है और गुणक पूछा है, और गुणक का फॉर्मूला होता है के इक्वल्स 1/एमपीएस। ठीक है, तो के इक्वल्स 1/एमपीएस यानी कि 1/एमपीएस का वैल्यू 0.25। इसको सॉल्व करके निकाल दी कैलकुलेट करके, तो 4 आंसर आया। क्लियर है। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन पूछा है, निवेश में 125 करोड़ रुपए का वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय 500 करोड़ रुपए से बढ़ जाता है, तब एमपीसी का मान होगा। एमपीसी निकालने बोला है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹125 करोड़, national income increases by ₹500 crore, then the value of MPS will be क्या होगा 0.70, 0.25 या 0.75 या फिर 0.80। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो निवेश में 125 करोड़ का वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे पूछा है एमपीसी का मान क्या होगा, तो वृद्धि माने इंक्रीमेंट, है ना, बढ़ना। तो ये क्या हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर कोई क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, निवेश में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़। ठीक है, 125 करोड़ का वृद्धि हो रहा है निवेश में, तो निवेश डेल्टा आई लिखते हैं इसको, चेंज डेल्टा आई इक्वल्स 125 करोड़ रुपीस, करोड़ में है। और यहाँ पे देखो राष्ट्रीय आय 500 करोड़ से बढ़ जाता है, तो राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम उसमें कितना चेंज आया 500 ऐड हुआ ना, बड़ा। तो नेशनल इनकम को लिखेंगे हम लोग, इनकम को डेल्टा वाई चेंज हुआ है, तो डेल्टा वाई इक्वल्स कितना है 500। ठीक है, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं दूसरे नोटबुक में करा रही हूँ। ठीक है, निवेश में 125 करोड़ का वृद्धि हुआ है, इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट कितना हुआ है 125 करोड़ का। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा आई इक्वल्स 125। ठीक है, 125 करोड़, क्योंकि क्वेश्चन में करोड़ में दिया हुआ है। अब देखो राष्ट्रीय आय 500 करोड़ से बढ़ जाता है, बढ़े या घटे तो चेंज ही कहलाएगा ना, बदल नहीं कहलाएगा। तो नेशनल इनकम कितना बढ़ गया 500 करोड़, तो हम लोग वाई आय को वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आय ऐसे। तो जब चेंज हुआ है, बढ़ा है माने चेंज हुआ है, डेल्टा वाई इक्वल्स कितना हो गया 500 करोड़। ठीक है, 500 रुपीज 500 करोड़। अब यहाँ पे क्या पूछा है एमपीसी क्या होगा, तो एमपीसी इक्वल्स व्हाट। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे इसको। तो एमपीसी को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ डेल्टा आई डेल्टा वाई, तो हम लोग के निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि के इक्वल्स होता है डेल्टा वाई बाई
डेल्टा आई, ठीक है। और डेल्टा वाई का जो वैल्यू उसको पुट कर देंगे, कितना है 500, एंड डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 125, इसको हम लोग पुट कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 2 10, यहाँ पे 2 5 5 25 है ना, 5 का पहाड़ है, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 हासिल लिए, 55 25, फिर 5 1 5 एंड 0 0, 5 1 5 0 0, ठीक है। 25 4 100, कितना हो गया 4 आया यहाँ पे के, ठीक है। अब के मिल गया, अब इसलिए हम लोग का एमपीसी मिल गया, क्योंकि के इक्वल्स क्या होता है, गुणक, के जिसको हिंदी में कहते हैं गुणक और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर। और हम लोग डिनोट करते हैं इसको किससे, के से। तो के इक्वल्स क्या होता है, के इक्वल्स होता है 1/1 माइनस एम पी सी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। एमपीसी निकालने बोला, अब हम लोग को निकल जाएगा इसलिए एमपीसी, क्योंकि देखो के हम लोग सॉल्व करके निकाल चुके हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई करके, तो के का जगह में 4 हम लोग पुट कर दिए। अब इक्वल्स 1/1 माइनस एम पी सी, ठीक है, इतना हम लोग लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, ये भाग में है, डिवीजन में, तो यहाँ आएगा क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, 1 माइनस एम पी सी इंटू 4 इक्वल्स 1, ठीक है। अब देखो 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स 1 बाई, यहाँ इंटू में है, गुणा में है, तो यहाँ जाकर क्या होगा, भाग में हो जाएगा, डिवीजन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1/4। उसी तरह 1 माइनस एम पी सी है ना ये, तो एम पी सी माइनस बाहर इक्वल्स, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, माने प्लस का साइन है, तो 1/4, तो प्लस यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उल्टा होता है ना, -1, ठीक है। तो 1/4 -1 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 4, इसका डिनोमिनेटर हो गया हर, अब 4 1 4 माइनस, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 1 -4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 -1 कितना हुआ, 3 है, बड़ा कौन है 4, तो यहाँ का साइन यहाँ पे देंगे, तो -3/4 मिला। तो क्या माइनस एम पी सी बराबर -3/-4 मिला। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया, तो हम लोग को क्या मिला, एम पी सी बराबर 3/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 4 7 28, 2 पॉइंट लगा के 0, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं था, यहाँ पे 3 था ना, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, देन यहाँ पे 0 आएगा, 30 हुआ, ठीक है। 4 7 28, 2 बचा, यहाँ पे 0 लगा दिए, 4 5 20, कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 छोटा था, तो डिवाइड कैसे करते, पॉइंट लगा के 0, इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, एम पी सी बराबर 0.75। तो देखो 0.75 कहाँ है, ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एमपीसी का वैल्यू 0.75। कैसे निकाले, देखो डेल्टा आई दिया हुआ था आपका, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड डेल्टा वाई दिया हुआ था, एमपीसी पूछा था, ठीक है। तो एमपीसी निकालने के लिए पहले के निकालना पड़ा, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला के इक्वल्स 1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी, तो इसलिए के पहले निकालना पड़ा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई करके निकाले तो 4 आ गया, उसके बाद के इक्वल्स 1/1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला पुट किए, उस पर हम लोग सारा वैल्यू डाल दिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करके हम लोग को निकल गया 0.75 एमपीसी का वैल्यू, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन है, 6ठा नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए है, कथन दिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा ट्रू है। देखो ऑप्शंस दिए इसके, ऑप्शन ए है, गुणक का अधिकतम मान इकाई होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी यूनिटी, यानी मल्टीप्लायर का मान जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकता है, या गुणक का मान न्यूनतम मान एक ही होता है, द मिनिमम ऑफ मल्टीप्लायर इज 1, या फिर गुणक का कम से कम मान 1 होता है, या फिर ऑप्शन सी देखो क्या दिया है, जब ए डी ए एस से बड़ा हो, ए डी इज ग्रेटर देन ए एस, उत्पादकों के स्टॉक में वृद्धि होती है, व्हेन ए डी इज ग्रेटर देन ए एस, इन्वेंट्री विद प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेस, यानी ए डी जब ए एस से ज़्यादा होता है तो क्या उत्पादक के स्टॉक में वृद्धि होती है, या फिर गुणक का मान शून्य तथा अनंत के बीच परिवर्तनशील होता है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वराइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी, क्या गुणक का जो वैल्यू है, मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होता है वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
गुणक का न्यूनतम मान 1 होता है, ठीक है। द मिनिमम ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। गुणक का जो न्यूनतम मान होता है कम से कम 1 होता ही है, ठीक है, या 1 से ज़्यादा हो सकता है और कम से कम 1 होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। गुणक का मान, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, जब MPC 1 होता है गुणक का मान होगा। देखो यहाँ पे MPC 1 होता है, मैंने MPC का वैल्यू दे दिया है कि MPC इक्वल्स 1 है, ठीक है। व्हेन MPC इज 1 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 0 होगा, अनंत, इन्फिनिटी होगा, 1 होगा, 1 या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा। अब तो इसको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। MPC इक्वल्स 1 दिया है तो गुणक का मान क्या होगा, तो K और MPC में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, K इक्वल्स होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए तो अगर, तो 1/1 माइनस MPC का वैल्यू क्या बोला, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, ठीक है। तो 1/0, तो जब 0 हो जाता है डिनोमिनेटर, ऊपर कितना भी हो, 1000 हो, 5000 हो, लाख हो, अगर 0 हो गया डिनोमिनेटर यानी कि हर नीचे 0 हो गया, 1/0 या 500/0, तो क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंत, इन्फिनिटी। जब MPC का वैल्यू, जब MPC 1 होता है तब गुणक का मान क्या होगा, इन्फिनिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब 8th नंबर क्वेश्चन है, गुणक का मान होता है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज K इक्वल्स 1/MPC या फिर K इक्वल्स 1/MPS या फिर K इक्वल्स 1/1 माइनस MPS या K इक्वल्स 1/MPS माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला पूछा है इसमें, गुणक का मान क्या होता है, गुणक का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला मल्टीप्लायर वैल्यू होता है K इक्वल्स 1/MPS, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर ये रहता K इक्वल्स 1/1 माइनस MPC तो ये भी करेक्ट होता है, क्योंकि K निकालने का, मल्टीप्लायर निकालने का ये दोनों फार्मूला होता है, MPC के साथ भी होता है और MPS के साथ भी। MPS के साथ कैसे होगा, K इक्वल्स 1/MPS, और MPC के साथ कैसे होगा, K इक्वल्स 1/1 माइनस MPC। अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि विनियोग गुणक 1 है MPS का मान क्या होगा। इफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPS, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या विनियोग गुणक, अभी जो मैं बता रही थी मल्टीप्लायर K, ठीक है, K से डिनोट करते हैं, तो K इक्वल्स होता है 1/MPS। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है विनियोग गुणक 1 है, एक वैल्यू दिया हुआ है K का, तो K इक्वल्स 1/MPS है, तो K की जगह 1 लिख दिए, बराबर 1/MPS, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 वहीं रहेगा, इंटू ये भागा में है यानी डिवीजन में, तो इधर जाएगा तो MPS गुणा में चल जाएगा ना, इक्वल्स 1। तो MPS बराबर क्या होगा, 1 हो गया, क्योंकि MPS मान लो ऐसे ही है, इक्वल्स 1, गुणा में भाग में कर दिए तो क्या हो गया, 1/1 इक्वल्स 1 ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर गुणक 1 है यानी गुणक का वैल्यू, मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 है, तो MPS का मान क्या होगा, वो भी 1 ही होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुणक का मान निर्धारित होता है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय MPC के द्वारा, MPS द्वारा, या A तथा B दोनों के द्वारा, बोथ A एंड B, या फिर ना A ना ही B के द्वारा, नाइदर A नॉर B। तो MPS का, सॉरी, गुणक का यानी मल्टीप्लायर का, जिसको K से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको किससे हम लोग इसका मान कैसे निकालते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है इसका, MPC से भी होता है और MPS से भी, ठीक है। कैसे, K इक्वल्स 1/MPS भी होता है, ठीक है, 1/MPS भी होता है, और K इक्वल्स 1/1 माइनस MPC भी होता है। तो किससे किससे हुआ, MPS से भी हुआ और MPC से भी हुआ। सो A भी हो गया, B भी हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, A तथा B दोनों के द्वारा, बोथ A एंड B। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि MPC बराबर MPS है तो गुणक का मान क्या है। इफ MPC इक्वल्स MPS देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा। MPC इक्वल्स MPS दिया है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या अनंत इन्फिनिटी होगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि MPC बराबर, सॉरी, MPC प्लस MPS दोनों को अगर जोड़ देते हैं, MPC प्लस MPS
इक्वल्स क्या होता है 1, दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो MPC बराबर MPS है, तो अगर दोनों को मिला के MPC और MPS उसका वैल्यू 1 आता है, तो अगर दोनों बराबर है तो कैसे होगा, हाफ हाफ होगा। तो हाफ हाफ माने 0.5 MPC होगा और 0.5 MPS होगा, ठीक है, यही वैल्यू होगा। तो गुणक का मान बताइए। तो इफ MPC इक्वल्स MPS देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 0, 1, 2 या फिर इन्फिनिटी। तो मान लो अगर K इक्वल्स क्या क्या फॉर्मूला होता है, K इक्वल्स होता है 1/MPS, ठीक है, और क्या होता है K इक्वल्स 1/1 - MPC। तो यहाँ पे बराबर है, मैंने MPC 0.5 है और MPS भी 0.5 है, ठीक है। तो इसमें से किसी में भी हम लोग पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मान लो K इक्वल्स 1/MPS करते हैं तो 1/0.5, पॉइंट हटाए 0 लगाए, 5 2 से 10, करेक्ट आंसर हो गया 2। और ये MPC से करते हैं अगर K इक्वल्स 1/1 - MPC तो 1/1 - MPC 0.5, तो 1/1 - 0.5 कितना होगा, 0.5 ही होगा, बिना 0 हटाए यहाँ से लगाए 2, 5 2 से 10, ठीक है, कट के हुआ, तो 2 ही आंसर आएगा, चाहे आप MPC का फार्मूला लगाइए या MPS वाला फार्मूला K का, ठीक है। अब 12th नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अतिरिक्त आय को उपभोग पर व्यय निर्णय लिया जाता है तब गुणक का मान क्या होगा। यानी अगर कोई इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पूरा जो एक्स्ट्रा इनकम, मतलब जो एडिशनल है, एक्स्ट्रा इनकम है, जितना कमाते उससे ज़्यादा, उसको भी हम लोग कंजम्पशन कर ले, उपभोग कर ले, खर्च कर ले, तो गुणक का मान क्या होगा, K इक्वल्स क्या होगा। क्योंकि गुणक का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, है ना। और इसमें क्या बोला है कि डेल्टा वाई जो है, डेल्टा वाई, ठीक है, उसके बाद डेल्टा आई के बारे में बोला है कि इससे ज़्यादा जो इनकम से ज़्यादा जो हम लोग है उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा। तो डेल्टा वाई बाई 0, ऊपर कितना भी नंबर, बड़ा नंबर हो, लार्ज नंबर हो, नीचे 0 है, मैंने क्या हो गया, इन्फिनिटी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन्फिनिटी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि MPC बराबर 0 है, गुणक होगा, गुणक क्या होगा, गुणक मैंने मल्टीप्लायर, जिसको K से डिनोट करते हैं। इफ MPC इक्वल 0 देन मल्टीप्लायर विल बी, मल्टीप्लायर क्या होगा, गुणक K इक्वल्स, MPC वाला फॉर्मूला क्या है, 1/1 - MPC, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। तो MPC दिया हुआ, तो 1/1 - MPC का वैल्यू 0 दिया है, 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, 1/1, तो 1/1 बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो अगर MPC 0 है तो गुणक का मान क्या हो जाएगा 1। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, MPC 0.5 है तब गुणक होगा, क्या होगा गुणक, हाफ, यानी 1/2 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 0। MPC का वैल्यू 0.5 दिया है तो मल्टीप्लायर K क्या होगा, क्योंकि K जो है मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणक, K इक्वल्स होता है 1/1 - MPC, है ना। तो 1/1 - MPC मैंने 1/1 - MPC का वैल्यू दिया है इधर 0.5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, 1/1 - 0.5 घटाए तो 0.5 ही आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाए, यहाँ पे एक 0 लगाए, 5 2 से 10, 5 का पहाड़ा में 2 बार में कट गया, सो 2 इसका आंसर हो गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। K का मान क्या होगा, गुणक का मान 2 हो जाएगा। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर केन्स का रोजगार आश्रित होता है। केन्स का जो रोजगार है वो किस पे आश्रित होता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपन। केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड, या फिर पूर्ति, सप्लाई, या उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, या फिर डी है उपरोक्त में कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावी मांग, क्योंकि केन्स का जो रोजगार है वो प्रभावी मांग पर आश्रित होता है, ठीक है। केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपन इफेक्टिव डिमांड। क्लियर है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है, केन्स का सिद्धांत संबंधित है। ऊपर पूछा था आपसे 15 नंबर में कि केन्स का रोजगार किस पे आश्रित होता है ना, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सेम मत समझिएगा। केन्स का सिद्धांत जो होता है, थ्योरी ऑफ केन्स, केनीज थ्योरी इज एसोसिएटेड विद
किससे एसोसिएट है? केन्स का सिद्धांत के संबंधित है किससे? प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड, या उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या बचत प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू सेव, या उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव, क्योंकि केन्स का जो सिद्धांत है, केनीज थ्योरी जो है वो किससे किससे संबंधित है? एसोसिएटेड है। प्रभावी मांग से भी है, इफेक्टिव डिमांड, उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड बचत प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू सेव, सबसे संबंधित है, सबसे एसोसिएटेड है। और डिपेंडेंट किस पे? रोजगार केन्स का रोजगार आश्रित किस पे है? डिपेंडेंट किस पे है? प्रभावी मांग पे, ऑन इफेक्टिव डिमांड। क्वेश्चन नंबर 17, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, आय के संतुलन स्तर पर, जब आय का संतुलन होता है स्तर पर, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा? उपभोग बराबर निवेश यानी कंजम्पशन इक्वल इन्वेस्टमेंट, या फिर एडी इक्वल्स एएस यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड को, और एग्रीगेट सप्लाई माने समग्र पूर्ति। तो समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, ये ऑप्शन सी है। आय में परिवर्तन बराबर निवेश में परिवर्तन, चेंज इन इनकम इक्वल्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या ऑप्शन डी है उपभोग बराबर बचत, कंजम्पशन इक्वल्स सेविंग। तो आय का संतुलन स्तर पर होता है समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एडी इक्वल्स एएस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके काम का लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप नए आए हो तो प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दे रही हूँ कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख लेना सारा वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में से आप लोग को एग्जाम से आएगा जो मैं करा रही हूँ। एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।